नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और अब बारी है सेमीफाइनल्स की। जी हां, इस बार मौका है भारत के पास हिस्ट्री डिफीट करने का और हिस्ट्री रिपीट करने का। 2024 की विक्ट्री के बाद अब लड़ाई कप को डिफेंड करने की है और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। तो मुंबई का वानखेड़े मैदान तैयार है। 5 मार्च की शाम रोमांच और राइवलरी अपने चरम पर होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच होगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक ही सवाल हर फैन के दिल में है, क्या बारिश खेल बिगाड़ेगी? अगर मौसम ने दगा दिया तो रिजर्व डे तैयार है, लेकिन अगर दोनों दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी तो सुपर 8 का रिकॉर्ड फैसला करेगा कि फाइनल का टिकट किसे मिलेगा। और ऐसे में तो पलड़ा इंग्लैंड का भारी है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत और इंग्लैंड की सेमीफाइनल भिड़ंत हमेशा से ही नई कहानी लिखती आई है। टी20 में तो भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन सेमीफाइनल के प्रेशर में दोनों का गेम बराबरी पर है। क्या टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाएगी? क्या इंग्लैंड फिर से बनेगा भारत की राह पर रोड़ा? इस पर करेंगे चर्चा। तो साउथ अफ्रीका के कप्तान को आप सुन रहे थे, बता रहे थे वो कि किस तरह से टीम वर्क से वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिच को लेकर भी कई सवाल उनसे किए गए हैं और आगे बढ़ेंगे। मुकाबला भारत और इंग्लैंड का होने जा रहा है, उस पर हमारा फोकस ज्यादा है क्योंकि भाई धड़कनें तो बहुत तेज हैं। इसी पर करते हैं चर्चा। क्या कुछ इक्वेशंस हैं समझेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ गए। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवालिका। प्रत्यय, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी वानखेड़े की पिच की, क्योंकि भारत और इंग्लैंड का रिकॉर्ड तो बराबरी पर है। सेमीफाइनल्स में 4 बार टक्कर हो चुकी है। अगर टोटल आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें 2-2 का आंकड़ा बराबरी पर है, लेकिन अब लड़ाई वानखेड़े की पिच पर है। होम ग्राउंड है भारत का। कैसी पिच रहेगी और किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा यहाँ पर रणनीतिक साबित होगी? देखिए, आमतौर पर जो वानखेड़े का विकेट है वो थोड़ी सी हेल्प देता है पेसर्स को, क्योंकि रेड सॉइल का विकेट जो रहता है वहाँ पे बाउंस अच्छा मिलता है, पेसर्स को कैरी अच्छा मिलता है। और अगर आप स्पिनर भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बाउंस इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब बॉल बाउंस करती है तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है वो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए। लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसमें जो आप नाम देखेंगे ऊपर से नीचे तक, वो सारे ऐसे बैटर्स हैं जिनको बॉल पेस से आती है जब तो वो ज़्यादा पसंद आती है बैट पर, और वो रीज़न है कि यहाँ पे उनकी बैटिंग हो सकता है कि फॉर्म अपना ढूंढ पाए और उस तरीके से फायर कर पाए जैसा अभी तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कलेक्टिवली नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि भारत को अपने बॉलिंग प्लान्स उसके अकॉर्डिंग सेट करने होंगे, पिच को देखते हुए और इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए। अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें इस बार तो वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, खासतौर पर जॉस बटलर का फॉर्म पूरे टूर्नामेंट ही एक बड़ी कंसर्न रहा है। और जो नीचे का उनका ऑर्डर है, विल जैक, सैम करन, ऐसे प्लेयर्स ने आकर के उनको कई बार बेल आउट किया है कुछ सिचुएशंस में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब उनको इंडिया को हराना है और इतने बड़े चैलेंज को देखना है तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे नहीं हो सकता, उनको एज अ यूनिट, एज अ टीम फायर करना होगा। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एजेंडा होगा इंग्लैंड का इस सेमीफाइनल में। बिल्कुल प्रत्यय ये भी बात चल रही है कि अगर गलती से भी बारिश हुई, क्योंकि नमी तो लगातार बनी ही रहती है मुंबई के मैदान में, लेकिन अगर गलती से भी बारिश हुई तो रिजर्व डे पर ये टलेगा। और अगर रिजर्व डे पर भी मुकाबला नहीं हुआ तो भारत मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि रन रेट भारत का इंग्लैंड से कम है। जी बिल्कुल, देखिए वो एक ऐसा फैक्टर है शिवालिका जो दोनों ही टीम्स के हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, रिजर्व डे होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और खास तौर पे जब आप इतने बड़े मुकाबलों की बात करें जहाँ पे इतना कुछ राइड कर रहा है, एक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, और ये निर्णायक फेज है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि ये तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। तो मुझे लगता है कि रिजर्व डे एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि इनके इस मैच उस दिन पर नहीं हो पाता है तो आप उसको नेक्स्ट डे पर लेकर के जाएंगे। और बहुत कम चांसेस हैं बारिश की, और इतनी बारिश की कि दोनों दिन मिला करके भी गेम कंप्लीट ना हो। तो मुझे लगता है वेदर के फ्रंट पर टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्हें करना है वो अब यही है कि अभी तक जिस तरीके से वो अपना मोमेंटम बना करके आए हैं उसको वो मेंटेन रखें। इंग्लैंड के पास भी खासी दिक्कतें हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनकी जो अभी तक की जर्नी रही है वो
किसी भी तरीके से पहुंचे जरूर है सेमीफाइनल तक, लेकिन बहुत सारे मैचेस में बड़ी विषम परिस्थिति से किसी तरीके से किसी प्लेयर ने उन्हें बचा लिया है। खासतौर पर विल जैक्स 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको इस टूर्नामेंट में मिल चुके हैं, तो वो उस तरीके से पहुंचे हैं। इंडिया की जर्नी की हम शुरुआत से देखिए बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वो लॉस आई थी, वहां से मुझे लगता है कि टीम ने कुछ सोल सर्चिंग करी, कुछ बदलाव किए, बैटिंग ऑर्डर में हमने चेंजेस देखे, संजू सैमसन की वापसी देखी, पिछले मैच में जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेली, वो मुझे लगता है उनके और भारत के दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो दोनों टीम्स के अलग अलग स्ट्रेंथ है, और दोनों टीम आप कहेंगे कि फॉर्म टीम है, क्योंकि 20 टीम्स का ये टूर्नामेंट था, अब शेष सिर्फ 4 रह गई, और अगर उनमें से 2 टीम्स आप हैं तो उसका यही मतलब है कि आपने कुछ सही किया है, कुछ अच्छा किया है, वही वजह है कि आप इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि क्रैकर ऑफ अ गेम डेफिनेटली होगा, और जो भी बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो हमेशा जीतता है, और इस मैच में भी कुछ अलग नहीं होगा। बिल्कुल। अब सबकी नजरें प्रत्यय इस बार टिकी हैं भारत के बैटिंग ऑर्डर पर, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है। सिर्फ एक मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं अब तक। पिछले मैच में भी 10 रन बनाकर वो निकले, एक मजबूत नींव की क्योंकि ज़रूरत होती है, खासतौर पर ऐसे मुकाबले में जब आपके सामने कोई मजबूत दावेदार हो। तो अभिषेक शर्मा को लेकर क्या हमें ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए उनके फॉर्म को लेकर, क्योंकि कैचेस भी वो छोड़ रहे हैं, एक तरह से लो एंड कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल शिवालिका, देखिए ये गेम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़े प्लेयर ने भी ये दिन देखा है कि आप कितने भी महान खिलाड़ी हो, लेकिन ये एक फेज आता है, एक फॉर्म आता है जब आपका बल्ला नहीं चलता या गेंद से विकेट्स नहीं आते, और मुझे लगता है कि उस समय पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का वो ज़्यादा बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा कैसा खेलते हैं ये वो दिखा चुके हैं दुनिया को, उनके पास टैलेंट है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं, ये वो साबित कर चुके हैं दुनिया को। अब केवल इसकी बात है कि क्या वो उस अपने इंस्टिंक्ट को कर्टेल कर सकते हैं, अपनी उस इच्छा को पहली बॉल से डोमिनेट करने की, उस पर वो कितना अंकुश लगा सकते हैं, सवाल यहाँ पे उसका है। और क्या उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो इस जो उनका स्लम्प है, जो फॉर्म में वो नहीं है, इससे वो बाहर निकल के आ सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जो इनिंग्स थी उनकी 30 बॉल पे कुछ 55-56 रन की, उसमें उन्होंने उस इंस्टिंक्ट को उन्होंने कर्व किया था, क्योंकि हमने शुरुआत में उनको देखा पहली बॉल से वहाँ पे वो अटैक करने नहीं गए, समय लिया अपना, और डाउन द ग्राउंड बहुत सारे शॉट्स खेले उन्होंने, क्योंकि आमतौर पे वो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उस मैच में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे रन उनके डाउन द ग्राउंड आए थे। मतलब ये दर्शाता है कि क्लियरली उन्होंने अपने गेम पे काम किया था, और वो कोई एक कॉन्शियस एफर्ट था कि उन्हें सामने ज़्यादा खेलना है, उस प्लान में नहीं फंसना है जो अपोजिशन उनके खिलाफ कर रहे हैं कि वो फील्ड ऑफ साइड पे पैक कर देती है और फिर वो कैच हो जाते हैं डीप में। लेकिन उन सब चीज़ों से अलग हट के मुझे लगता है देखिए पिछले मैच में भी फिर से वो एक अग्रेसिव शॉट के लिए गए और आउट हुए, और देखिए अग्रेसिव खेलना इस फॉर्मेट की डिमांड है, तो मैं अब भी ये नहीं कहूँगा कि उन्हें अग्रेसिव खेलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी यूएसपी है, लेकिन आपको अग्रेशन और कॉशन दोनों को मिक्स करना होगा। सूझबूझ के साथ अगर आप अग्रेसिव होंगे तो आप टीम के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। और जो कैचेस छोड़ने की बात आपने कही, देखिए वो भी मुझे लगता है शिवालिका, जब बैट नहीं चलता है, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कितने भी लेवल पे आप खेले हो, वो अंदर सेल्फ डाउट, वो सवाल आने लग जाते हैं। कई बार आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं चीज़ों को, और जब फॉर्म नहीं होता, वो आत्मविश्वास अंदर नहीं होता, तो आपसे दूसरी चीज़ों में भी गलतियाँ होने लगती हैं। तो वो जो ड्रॉप कैचेस थे, वो जो रनआउट मिस हुआ, वो जो चीज़ें थी, मुझे लगता है वो उसी का हिस्सा है। लेकिन एक बार उनके बल्ले से रन आ गए तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी लौट आएगा, और जब उनके बल्ले से रन निकलते हैं शिवालिका, तो हमने देखा है कि क्या होता है, क्योंकि वो 250 रन 260 रन का जो कोहराम होता है, वो करने के लिए वो आज भी काबिल है। तो मुझे लगता है टीम अब भी उन्हें बैक करेगी, और उनके जैसे खिलाड़ी को जिनके पास इतनी प्रतिभा है उसे बैक किया भी जाना चाहिए। बिल्कुल, काबिलियत तो काफ़ी है प्रत्यय। अगर हम पिच को देखें, वानखेड़े की लाल मिट्टी है और अक्सर बैटर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ये पिच रही है। ऐसे में अगर भारत पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है तो क्या एक सेफ टारगेट होगा इंग्लैंड को रोकने के लिए, क्या लगता है? क्योंकि पहले भी मैचेस कई सारे खेले हुए हैं, चाहे आईपीएल के हम बात करें या होम टूर्नामेंट्स जो भी होते हैं, वानखेड़े एक बहुत ही जानी पहचानी पिच है, उनका होम ग्राउंड रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। बिल्कुल शिवालिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये ऐसा विकेट है जहाँ पे अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपको वैल्यू फॉर शॉट्स बहुत हाई है, क्योंकि आउटफील्ड तेज है, आप बाउंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बॉल उतना रुकेगी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं करेगी, और आप बतौर बल्लेबाज जो आपको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बॉल से वो आपको मिलेंगी, और पेस भी थोड़ा सा रहता है। और अगर आप दोनों टीम्स में देखेंगे, जो खिलाड़ी हैं उनको सबको पेस के खिलाफ खेलना पसंद है, ज़्यादातर खिलाड़ियों को पेस के खिलाफ खेलना पसंद है, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। टारगेट क्या इंडिया रखना चाहेगा, मेरे लिहाज से देखिए अगर आप 200 प्लस के आसपास का टारगेट ट्राई करेंगे तो वो एक ऐसा टोटल होता है जो खास तौर पर नॉकआउट्स में दबाव डाल सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी यह है शिवालिका कि 200 प्लस
पहली बॉल से अगर आप अपने मन में रखते हैं, तो कई बार आप उसके चलते बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलते हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में अग्रेसिव खेलना इंडिया के लिए एक बैकफायरिंग एलिमेंट रहा है। वो उनकी शैली रही है पूरे टूर्नामेंट, उन्होंने उसके पहले आने से पहले टूर्नामेंट के उन्होंने वही किया है। लेकिन बहुत अंतर होता है जब आप मल्टी टीम इवेंट्स खेलते हैं और आप बायलैटरल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि 2 टीम्स खेलती हैं 5 सीरीज़ 5 मैच की या 3 मैच की। वहाँ आपकी गलतियों का स्टेक्स उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आप 1 मैच हारते भी हैं तो आपके पास मौका होता है वापसी का। आप 2 मैच हार के भी अंतिम 3 मैच जीत सकते हैं और सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टी टीम इवेंट्स में आते हैं, 20 अलग-अलग ऑपोजिशन से भिड़ते हैं, अलग-अलग मैदानों पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपके गेम प्लान्स बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं और आपको उस हिसाब से अपने गेम को ढालना पड़ता है। और जो सेमीफाइनल का प्रेशर होता है शिवाली का, डेफिनेटली वो होगा, इंडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मेज़बान है, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, क्राउड की उम्मीदें हैं, उनकी खुद की उम्मीदें हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आप पहली बॉल से 200 प्लस का टारगेट एम करेंगे, तो वो हो सकता है बैकफायर करे। इसलिए आप सिचुएशन देख के खेलें और 200 प्लस मुझे लगता है अगर टीम सही ढंग से खेलेगी तो सारे बैटर्स में वो पावर है कि वो टोटल को लेकर के जा सकते हैं, जैसा हमने पिछले मैच में होते हुए देखा। बिल्कुल। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है प्रत्यय और ऐसे में प्रेशर भी डबल है, लेकिन टीम इंडिया ने फिर से दिखा दिया है कि उसे चैंपियन क्यों कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने छठी बार सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है। लीग स्टेज में 3 मैच जीतकर धमाकेदार शुरुआत की, फिर सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से जो हार मिली उससे टेंशन का लेवल बढ़ा, लेकिन जवाब मैदान पर मिल गया। लगातार 2 जीत मिली और भारत आखिरकार टॉप 4 में आ चुका है। और इस सफर के अगर कुछ सुपर हीरोज पर हम नजर डालें तो चलिए कौन है वो सुपर हीरो और क्यों हम उन्हें सुपर हीरो कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है संजू सैमसन का, क्योंकि करो या मरो मुकाबले में 50 बॉल्स पर 97 रन, शानदार पारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अकेले के दम पर मैच को फिनिश किया। हालांकि जो छोटी छोटी पार्टनरशिप थे उनके साथ बाकी लोगों ने निभाई, उसका भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। जसप्रीत बुमराह की अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 ओवर में मैच उन्होंने पलटा था। इसके बाद आते हैं हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका ईशान किशन, जिन्होंने नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार 50 जमाई। मजबूत स्टार्ट एक अपनी टीम को दिया। एक और खिलाड़ी हैं हमारे पास वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 12 विकेट्स चटकाए हैं 7 मुकाबलों में और स्पिन का जादू उनका हर बार चला है। हालांकि 2 मैचों में जरा ठंडे पड़े लेकिन रन्स भी ज्यादा दिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने बता दिया कि क्यों वो T20 के नंबर 1 बॉलर है। और आखिर में हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड शो, बल्ले से भी कमाल करते हैं और गेंद से भी। बल्ले से 2 अर्धशतक जड़ चुके हैं अब तक, गेंद से 6 विकेट चटकाई उन्होंने। और असली ऑलराउंडर का इम्पैक्ट क्या होता है ये हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया। चलिए इस पर भी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रत्यय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रत्यय 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे लगातार हर मैच में हमने अलग अलग एक्स फैक्टर भारतीय खिलाड़ियों में उभरते हुए देखे हैं। चाहे कभी वो बल्ले से कमाल करने वाले ईशान किशन हो, कभी संजू सैमसन, तो कभी हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड शो से। और बुमराह और वरुण पर तो हमेशा भरोसा रहता ही है। वानखेड़े की पिच को देखते हुए, सामने एक ओपोनेंट है इंग्लैंड को देखते हुए, कौन से खिलाड़ी आपको लगता है कि एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल शिवालिका, ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए आप शुरुआत से अगर कैंपेन देखें तो इंडिया के लिए हर बार अलग अलग प्लेयर्स खड़े हुए हैं। पहला मैच मुझे याद आता है सूर्य कुमार यादव ने इसी ग्राउंड पे इंडिया को बचाया था, क्योंकि पावर प्ले में कोलैप्स कर गई थी इंडिया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमने किशन को देखा, वो आतिशी पारी खेलते हुए कोलंबो में 77 रन की। नेदरलैंड्स के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने रन्स बनाए थे। नामीबिया के खिलाफ नेदरलैंड्स में शिवम दुबे ने रन्स बनाए। तो हर एक मैच में एक नया मैच विनर आया है सामने, और मुझे लगता है कि टीम के लिए वो बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और टीम को जिता रहे हैं, ना कि आप केवल किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट है। वानखेड़े पे बहुत सारा क्रिकेट देखिए सूर्य कुमार यादव ने खेला है, और अगर आप वो 84 रन की जो पारी थी उनकी यूएसए के खिलाफ उसे हटा दें तो इस टूर्नामेंट में देखिए उनका बल्ला बहुत ज़्यादा नहीं चला है, या उस तरह से नहीं चला है जिससे आप एक उस कद के बल्लेबाज से उम्मीद करते हैं जो भारत का कप्तान है, जो 360 डिग्री प्लेयर के तौर पे जाना जाता है और जो नंबर 1 रह चुका है लंबे समय तक इस फॉर्मेट में। तो अगर वो अपना जो टेक्निकल नो हाउ है वानखेड़े का, क्योंकि आईपीएल यहाँ पे खेले हैं, मुंबई के मैदानों में वो खेल के पले बड़े हैं, तो अगर वो एलिमेंट लेके आते हैं, उसके अलावा
हार्दिक पांड्या हैं, क्योंकि वो भी मुंबई इंडियंस के लिए बहुत समय खेले हैं यहाँ पे। बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने अपना ओवरऑल अपने करियर का यहाँ पे खेला है, इंटरनेशनली भी, आईपीएल में भी। जसप्रीत बुमराह वो हर मैच में, देखिए वो ऑल कंडीशन ऑल वेदर बॉलर है, उनके लिए मायने नहीं रखता कि आप कहाँ खेल रहे हैं। लेकिन वानखेड़े उनके लिए भी एक एडेड एडवांटेज लेके आता है, क्योंकि उन्हें भी यहाँ का बहुत नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स जिनका मुंबई में बहुत एक्सपीरियंस है, ईशान किशन इवन फॉर दैट मैटर, तो इन सारे प्लेयर्स का एक बड़ा रोल होगा। और अगर सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला इस मैच में चला पाते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडिया क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। और फाइनल में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उनके बल्ले से थोड़े से रन आ जाएं, ताकि उनके खुद के आत्मविश्वास के लिए भी वो एक बॉक्स जो रह गया है वो टेक हो सके। बिल्कुल प्रत्यय, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बार हमने देखा है, वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, उस पर आपका भी एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 और सेमीफाइनल का एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, क्रिकेट के इस महाकुंभ में पहली बार तस्वीर एकदम पिक्चर परफेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि 4 कॉन्टिनेंट से इस बार 4 अलग अलग जाबाज एक ही ट्रॉफी के लिए मैदान पर उतरे हैं। एशिया से मेजबान भारत है, यूरोप से है इंग्लैंड, अफ्रीका से है साउथ अफ्रीका और ओशनिया से है न्यूजीलैंड, जिसे ऑस्ट्रेलिया के भी देश कहा जाता है। तो दुनिया के 4 कोने से ये टीमें आई हैं और खिताबी जंग के लिए आमने सामने। ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं है, ये ग्लोबल बैटल है। सुपर 8 की जंग के बाद ग्रुप 1 से भारत और साउथ अफ्रीका, जबकि ग्रुप 2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टिकट कटाया। पाकिस्तान और श्रीलंका हालांकि टूर्नामेंट से बाहर हो गई और न्यूजीलैंड ने नेट रन रेट के आधार पर बाजी मारकर हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि वो पहली बार खिताब के लिए यहां तक पहुंची है। 4 मार्च कोलकाता का ईडन गार्डन्स, जहां साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला कल देखने को मिलेगा। वहीं 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड का महामुकाबला होगा। तो भारत और इंग्लैंड 2 बार चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अभी भी अपने पहले खिताब की तलाश में है। प्रत्यय, आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि हम टूर्नामेंट की शुरुआत से ही बात कर रहे थे कि क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है अगर, तो ऐसी एसोसिएट टीमों को लाना पड़ेगा, और अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली एडवर्टीज़ करना है या उसे फैलाना है तो बहुत ज़रूरत है ऐसे कदमों की। लेकिन इस बार वो एक पिक्चर परफेक्ट हम देख रहे हैं। क्या हम समझे कि अब हाँ, ग्लोबली स्पोर्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है? बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में खासतौर पे 20 टीम्स थी और एसोसिएट नेशंस हमने देखा कि कितने उभर करके आए, क्योंकि बहुत सारे मैचेस में शुरुआत, पहला ही गेम जो टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी वहीं पे नीदरलैंड्स ने काफ़ी चुनौती दी थी पाकिस्तान को। उसके बाद जिस तरीके से नेपाल ने इंग्लैंड को चुनौती दी, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया। सुपर 8 में ज़रूर वो 3 मैचेस हारे, लेकिन वहाँ पर भी उनके पास मोमेंट्स थे। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में इटली आप तो देखें, अगर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, बहुत सारी टीम्स रहीं जिन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया और मुझे लगता है बहुत सारे पॉजिटिव्स लेकर के वो लौटे होंगे। और अगर आप ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाहते हैं, देखिए तो सिर्फ वर्ल्ड इवेंट पर नहीं, यह बहुत आवश्यक है कि इस टूर्नामेंट के बाद आप उनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि अगर ये नाम, ये सारे देशों के नाम आपको फिर से तब सुनाई पड़ते हैं जब अगला वर्ल्ड कप आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्रिकेट का जो सिस्टम है वो कुछ गलती करेगा। अब क्योंकि इन टीम्स को हमने वो करते हुए देखा है इस टूर्नामेंट में, तो यहाँ से बहुत ज़रूरी है कि किसी तरीके से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कोशिश करें कि इन टीम्स को बड़ी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिले, क्योंकि जब वो होगा शिवालिका तभी उनको वो एक्सपोजर मिलेगा। आपस में खेल के वो उतना गेम अपना डेवलप और ग्रो नहीं कर सकते जितना बड़ी टीम्स के साथ इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनके साथ खेल के कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड स्ट्रिंग टीम्स भी भेजें, अपनी बी टीम्स भी भेजें वहाँ पर और उनके साथ भी मैचेस करवाएं, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले विश्व कप में हो सकता है कि अभी देखिए आप जो 4 टीम्स क्वालिफाई करी हैं वो चारों बहुत प्रोमिनेंट नाम है, और ये उम्मीद ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन हुआ है, क्योंकि ये वो टीम्स हैं जिनसे आप उम्मीद करेंगे कि ये क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको स्कॉटलैंड, इटली, ये सब नाम दिखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप नहीं, आप वर्ल्ड कप के बीच में क्या करते हैं वो तय करेगा कि वो टीम्स यहाँ पहुँचेंगी या नहीं। बहुत शुक्रिया प्रत्यय, आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और विश्लेषण के लिए। बस कुछ ही दिन का इंतज़ार अब बाकी है। 1 दिन के बाद होगा सेमीफाइनल और उसके बाद 8 मार्च को है द बिग डे यानी फाइनल। तो तब तक हम आप तक हर जानकारी, हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप रोज जुड़िए हमारे साथ शाम 6:30 बजे। देखिए ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में दीजिए इजाजत। नमस्कार।